इस चमन को कभी सहरा नहीं होने दूंगा, मर मिटूंगा मगर ऐसा नहीं होने दूंगा, जब तलक भी मेरी पलकों पे दिए हैं रोशन, अपनी नगरी में अंधेरा नहीं होने दूंगा। साथियों, आज भारत माता के उस अमर सपूत की कहानी है जिसने भारत के राष्ट्रीय एकीकरण में महान योगदान दिया, और ये भारत सदैव ऋणी रहेगा सरदार पटेल का। सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के लौह पुरुष जो अपने दृढ़ इच्छा शक्ति के लिए जाने जाते थे। उनसे पहले मैं कुछ उनसे जुड़ी अनसुनी कहानियां साझा करना चाहूँगा। बात तब की है जब सरदार पटेल को एक जो है फोड़ा हुआ था, असाध्य फोड़ा। तो डॉक्टर जो वहाँ का स्थानीय डॉक्टर था उसने कहा कि इस फोड़े का इलाज वस्तुतः तभी होगा जब गर्म लोहे से दागा जाए। तो एक छोटा बच्चा, उसको इतने असाध्य फोड़े पर गर्म लोहा कौन दागे। माँ ने तो पहले ही हाथ उठा दिया, और पिता को भी जब ये साहस नहीं हुआ कि उस गर्म लोहे से उस फोड़े को दागा जाए, तो सरदार पटेल जो अभी बच्चे ही थे, उन्होंने खुद ही ले करके वो गर्म लोहा दाग दिया। और उस फोड़े के उपचार में उस समय इतनी बड़ी दृढ़ता दिखाई। इसीलिए अपनी दृढ़ नीतियों, अपनी उच्च संकल्प शक्ति, अपने दृढ़ संकल्प व्यवहार के कारण उन्हें बाद में लौह पुरुष के नाम से जाना गया। अपने निष्ठा और समर्पण के लिए भी वो जाने जाते थे। कर्तव्य के प्रति समर्पण उनसे जुड़ी एक घटना से स्वयं स्पष्ट होता है। बात उन दिनों की है जब सरदार वल्लभ भाई पटेल वकालत का पेशा कर रहे थे, और अपने एक निर्दोष मुवक्किल की जिरह में भाग उन्हें लेना था। और उन्हें मालूम था कि यदि वो जिरह में थोड़ा भी कमज़ोर पड़े तो उनका निर्दोष मुवक्किल वो मृत्युदंड पा सकता है। अतः उन्होंने पहले ही बहस में भाग लेने के लिए पहले से ही खूब तैयारी कर रखी थी। और जब जिस दिन कोर्ट में ये बहस चल रही थी, उसी समय एक व्यक्ति कोर्ट में एक पर्ची लेकर के प्रवेश करता है, और पर्ची जब सरदार पटेल के हाथ में रखता है तो सरदार पटेल उस पर्ची को देखते हैं। एक पल तो वो थोड़ा विचलित दिखते हैं, लेकिन फिर वो जो है पर्ची फोल्ड करके अपनी कोट के जेब में डाल लेते हैं और पुनः जिरह में शामिल हो जाते हैं। बहस करते हुए वो जब जो है कोर्ट का निर्णय आता है, तो उनका जो मुवक्किल है वो सम्मान सहित बरी हो जाता है, और वो निर्दोष व्यक्ति, उसकी एक प्रकार से जान बच जाती है। जब जो है वो कोर्ट से निकल कर बाहर जा रहे थे, तो उनका जो असिस्टेंट वकील था उसने पूछा कि अरे पटेल जी, ये जो है उस समय पर्ची जो आपके पास आई थी, आखिर वो क्या थी। तो सरदार पटेल ने कहा था कि वो मेरे गांव से आया हुआ एक तार है जिसमें लिखा था कि मेरी पत्नी का निधन हो गया है। अब जैसे ही मैंने ये सूचना पाई तो एक पल के लिए मैं विचलित हुआ, लेकिन अब मेरा दायित्व ये था कि मैं अपने निर्दोष मुवक्किल को बचाऊं। अतः मैंने जो है बिना विचलित हुए बहस में हिस्सा लिया और सफलता अर्जित की। अब मेरी पत्नी तो स्वर्गवासी हो ही चुकी थी, एक अच्छी श्रद्धांजलि मैंने एक निर्दोष व्यक्ति को बचाकर दी। आप समझ सकते हैं कि निष्ठा और कर्तव्य परायणता के लिए सरदार पटेल की ये जो घटना है, उनके साथ घटित ये घटना है, वो स्वयं सिद्ध है, और वो स्पष्ट करती है कि ऐसे महापुरुष ही वास्तव में अपना नाम जग में अजर अमर कर देते हैं। तो साथियों, अगला पक्ष ये भी है कि आज जो हम अखंड भारत के दर्शन कर रहे हैं, उसमें जो महान योगदान है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल का है। अन्यथा की स्थिति में जब
ब्रिटिश संप्रभुता का अंत होना था, तो उस समय स्थिति ये थी कि ब्रिटिश प्रांतों के पास लगभग 55% भारत का भूभाग था, वहीं 45% हिस्सा देशी रियासतों के पास था। तो जैसे ही संप्रभुता का अंत होता तो इन देशी रियासतों यानी प्रिंसली स्टेट जो लगभग 562 थी, इन पर जो संप्रभुता थी, ब्रिटिश संप्रभुता का अंत होते ही इनके पास 3 विकल्प थे कि वो चाहे तो भारत संघ में शामिल हो, या पाकिस्तान में शामिल हो, या फिर अपना अस्तित्व बनाए रखे। तो ये जो है, जैसे ही ये जानकारी सरदार पटेल को हुई तो उन्हें लगा कि इससे तो भारत के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, और भारत के जब टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे तो आप ये मानिए कि यहाँ पर असंख्य देश बन जाते, और आपको अगर जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी जाना होता तो शायद दसियों देशों का वो वीज़ा आपके पासपोर्ट पर मोहर लगती और वीज़ा आपको लेना पड़ता। या फिर आप सौराष्ट्र से सिलचर जाते तो हो सकता जो है 20 देश बने होते और वहाँ पर आपको जो है वीज़ा लेना पड़ता। आज जो आप अखंड भारत में विचरण कर रहे हैं, उसके लिए सरदार पटेल के योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। उस समय ये स्थिति थी कि राजपूताना यानी राजस्थान के अगर देशी रियासतों को देखें, राजपूताना क्षेत्रों की देशी रियासतों को देखें, तो एक जोधपुर बहुत बड़ी देशी रियासत हुआ करती थी, और वहाँ के जो शासक थे हनुमंत सिंह राठौर, वो ये सोच रहे थे कि पाकिस्तान अभी पृथक हुआ एक नया देश है, और यहाँ पर यदि वो पाकिस्तान से शामिल होते हैं, उनके साथ समझौता करते हैं, तो शायद उनकी आज़ादी बरकरार रहेगी। तो उन्होंने जो है जिन्ना को संदेश भेजा कि जो है जोधपुर देशी रियासत आपके साथ मिलना चाहती है, और यदि आप कराची एयरपोर्ट को ऑपरेट करने की छूट हमें दें और कोई भी टैक्स हमसे न ले, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूँगा। और इसको लेकर के तत्काल जो है जिन्ना ने स्वीकृति भी दे दी। लेकिन जब ये सूचना मिली सरदार पटेल को, तो उन्होंने उससे पूर्व ही उन्होंने गुजरात के कच्छ बंदरगाह को कहा कि आप इसको ऑपरेट करेंगे, आप जो है भारत संघ से पृथक नहीं होंगे, आप यदि भारतीय संघ से जुड़ेंगे तो आप, जैसे कि पहले भी ब्रिटिश सत्ता के साथ ये देशी रियासतें 3 बातों के लिए ब्रिटिश पर निर्भर थी। पहले जैसे फॉरेन अफेयर्स यानी विदेशी मामले, और रक्षा डिफेंस है जैसे, या कम्युनिकेशन, तो वैसा ही सिक्योरिटी, फॉरेन अफेयर्स और कम्युनिकेशन यदि वो भारतीय संघ को दे दे और बाकी सब अपना बनाए रखे, तो भारतीय संघ इसके लिए राजी रहेगा। लेकिन उसमें भी जब जो है बहुत देशी रियासतें आनाकानी करने लगी, तो उन्होंने फिर साम दाम दंड भेद की नीति अपनाई। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जो नीति अपनाई थी, पहली बात तो एक प्रलोभन की नीति, और दूसरा ये था कि दबाव की नीति, कि पहले तो ये राजा महाराजे यदि जो है प्रलोभन में आ जाए कि उन्हें वो जो है भारतीय संघ में यदि शामिल होते हैं तो भारतीय संघ उन्हें पेंशन देगी, उनको जो है टाइटुलर हेड ऑफ द स्टेट बनाए रखेगी, वो अपना राजा महाराजा का पद बनाए रखेंगे। लेकिन यदि वो ऐसा नहीं करते तो उन जनता के बीच जनमत संग्रह करा दिया जाएगा, और जनमत संग्रह यदि भारत के पक्ष में होगा तो फिर आपको सत्ता भी छोड़नी पड़ेगी, और जो ये सब सुविधाएं हैं प्रिवी पर्सेज जैसी, वो भी सुविधाएं जाती रहेंगी। तो ये दोहरी नीति जो सरदार पटेल की थी वो अत्यंत दूरदर्शी थी, और उसी को दृष्टिगत रखते हुए जब जो है उन्होंने समस्त राजपूताना क्षेत्र को आज़ादी के पहले ही भारत का हिस्सा बना लिया। इसके पश्चात ये कहिए कि भारत विभाजन के पूर्व 3 जून 1947 में माउंटबेटन योजना के पूर्व सरदार पटेल ने अधिकांश देशी रियासतों को भारत संघ का हिस्सा बना दिया था। आपको मैं एक और
सत्याग्रह से जोड़ना चाहूँगा। बारदोली सत्याग्रह 1928 का वो महत्वपूर्ण है। और इस सत्याग्रह में आप जानते हैं कि जो गुजरात का बारदोली तालुका है वहाँ पर अंग्रेजों ने भू राजस्व की 22% वृद्धि कर दी थी। और ऐसी वृद्धि कृषकों के लिए बड़ा अनिष्टकारी थी और कृषक इतने अधिक भू राजस्व को देने के लिए तैयार नहीं थे। तो महात्मा गांधी के निर्देश पर जब वल्लभ भाई पटेल वहाँ पर अपना सत्याग्रह प्रारंभ करते हैं तो एक बड़ी जो है सधी रणनीति के तहत उन्होंने चलाया। वहाँ पर क्या करते थे कि जैसे कृषक को भूमि से बेदखल करने के लिए जैसे ही तिथि आती थी उसके जो है मकान को कुड़क करने की तिथि मुकर्रर करती थी ब्रिटिश हुकूमत, तो पहले ही सरदार पटेल उस कृषक को कहीं गायब कर देते थे, दूर भेज देते थे और वो तिथि निकल जाती थी और पुनः उसको बुला लेते थे। ये क्रम चलता था। और जब जो है ब्रिटिश हुकूमत वहाँ पर कुछ न कर पाई और सत्याग्रह चलता रहा तो अंततः ब्रिटिश हुकूमत स्वयं दबाव में आ गई और 22% जो लगान वृद्धि थी उसकी जगह पर केवल 6% लगान को ही बढ़ाया। इस उपलब्धि के लिए वल्लभ भाई पटेल को बारदोली की महिलाओं ने सर्वप्रथम सरदार की उपाधि से नवाजा। तब से सरदार पटेल अपनी जो है सदी हुई रणनीति के लिए जाने जाते थे और ये बात जो है आगे तक चलती रही। उनकी जो दृढ़ इच्छा शक्ति थी उसका एक और नमूना आपके साथ साझा करना चाहूँगा। जब जो है 1946 में कांग्रेस के अध्यक्ष पद की बात हो रही थी और ये था कि कांग्रेस का अध्यक्ष जो होगा वही स्वतंत्र भारत का प्रधानमंत्री होगा, तो वहाँ पर जो है ये हुआ कि भाई वोटिंग करा ली जाए कि आखिर कौन नेता कितना लोकप्रिय है। तो वहाँ पर जो है प्रांतीय कार्य समितियाँ थी कांग्रेस की, उन 15 प्रांतीय कांग्रेस की कार्य समितियों ने जो वोट दिया गुप्त मतदान के तहत, उसमें जो है सरदार पटेल को 15 में से 12 प्रांतीय समितियों ने वोट दे दी, जबकि जवाहरलाल नेहरू को एक भी वोट नहीं प्राप्त हुआ। ऐसी स्थिति में दो तीन वोटें एक आचार्य कृपलानी को और 2 पुरुषोत्तम दास टंडन को मिली थी। 12 आप ये मानिए कि सरदार पटेल के पक्ष में थी, यानी कि सरदार पटेल की लोकप्रियता चरम पर थी। लेकिन जब जो है यही चर्चा हो रही थी कि भाई अब तो मतदान सरदार पटेल के पक्ष में है, तभी महात्मा जी ने एक पर्ची लिखा और उसको फोल्ड करके सरदार पटेल तक पहुंचा दिया। और सरदार पटेल ने जैसे ही देखा तो उसमें जो भी लिखा हो उन्होंने निर्णय किया कि वो अध्यक्ष पद को नहीं स्वीकारना चाहते हैं। और इस प्रकार नेहरू के पक्ष में फैसला हो गया और गांधी जी भी नेहरू को प्रधानमंत्री बनाने के पक्ष में थे। उस पर्ची में शायद उन्होंने लिखा था कि पटेल तो मेरी इच्छा का सम्मान करेंगे और इस पद को त्याग देंगे, प्रधानमंत्री पद को भी त्याग देंगे, लेकिन नेहरू हो सकता विद्रोह कर दे और कांग्रेस की एकता उससे खंडित हो जाती, हो सकता नेहरू अंग्रेजों से मिल जाए और जो राष्ट्र की एकता है उसको जो है ठेस पहुँचे। अतः सरदार पटेल ने एक बड़ा त्याग किया कि यदि हमारा ये महान राष्ट्र भारत बना रहेगा तो मैं इस पद को भी ठुकरा दूंगा, मेरा देश रहेगा, मैं रहूं न रहूं ये मेरा देश बना रहे। तो सरदार पटेल ने एक बड़ा त्याग करके एक बार जो है राष्ट्रीय एकता के लिए, राष्ट्र की अखंडता के लिए एक बड़ा त्याग तो ये किया। और दूसरा आप देख रहे हैं कि 562 देशी रियासतों में से अधिकांश को आज़ादी के पूर्व ही भारतीय संघ का हिस्सा बना दिया गया। अपवाद स्वरूप बहावलपुर देशी रियासत, वो चूंकि पाकिस्तान के क्षेत्रीयता के अंतर्गत पड़ता था, वो जो है पाकिस्तान का हिस्सा बनी और सभी देशी रियासतें भारतीय संघ का हिस्सा बनी। यहाँ पर 3 देशी रियासतें ऐसी थी जो अंत तक जो है भारतीय संघ में शामिल नहीं हो रही थी। उनमें साथियों
पहले तो गुजरात के जूनागढ़ देशी रियासत की बात समझ लिया जाए। यहाँ पर जो है जो बहुसंख्यक जनता थी वो हिंदू थी और यहाँ का शासक मुस्लिम था। सरदार पटेल के लाख मनाने के बावजूद वो भारतीय संघ में नहीं मिलना चाह रहा था। उसका झुकाव पाकिस्तान की ओर था और वो या फिर कह रहा था कि मैं स्वतंत्र अपनी देशी रियासत रखूंगा। अंततः सरदार पटेल ने वहां पर जनमत संग्रह करा दिया। 92.2% जनता भारतीय संघ के पक्ष में थी। भारतीय संघ के पक्ष में जब 92.2% जनता जो है ने वोट किया तो यहाँ का जो मुस्लिम शासक था वो डर के मारे भय से वो जो है पाकिस्तान भाग गया और जूनागढ़ भारतीय संघ का हिस्सा हो गया। साथियों, यहाँ पर हैदराबाद एक बहुत बड़ी देशी रियासत थी और यहाँ का जो शासक निजाम था वो उस समय तात्कालिक विश्व के धनी व्यक्तियों में से एक था। इतना अधिक धन था उसके पास कि दुनिया के जो सबसे धनवान व्यक्तियों में उसकी गिनती होती थी। यहाँ पर निजाम जो है वो जो है भारतीय संघ में शामिल होने के पक्ष में बिल्कुल नहीं था। कई वार्ताएं हुई, सरदार पटेल ने दबाव की नीति भी अपनाई, प्रलोभन की नीति भी अपनाई और ये चूंकि इतना बड़ा क्षेत्र था कि दक्षिण भारत का एक बड़ा भाग वो इस रियासत के अंतर्गत था और उस समय जो शेष भारत की ट्रेनें इस क्षेत्र से गुजरती थी वहाँ के लोग उस ट्रेनों को लूट लिया करते थे। वो समझ रहे थे कि ये यदि ये आज़ाद रहा या ये जो है हैदराबाद देशी रियासत भारतीय संघ का हिस्सा नहीं बनी तो ये नासूर बन जाएगा भारत के लिए। अतः उन्होंने दूरदृष्टि का परिचय दिया। उन्होंने हैदराबाद को भारतीय संघ का हिस्सा बनाने के लिए ऑपरेशन पोलो चलाया और वहां पर पुलिस और सेना की कार्यवाही कर दी। 5 दिन में ही वो जो है निजाम की सेना ने सरेंडर कर दिया और निजाम पाकिस्तान भाग गया। ये हैदराबाद भारतीय संघ का हिस्सा हो गया। अंत में जम्मू कश्मीर की स्थिति थोड़ा विशिष्ट थी। जम्मू कश्मीर में हिंदू बाहुल्य मुस्लिम बाहुल्य जनता थी, जबकि शासक हिंदू हरि सिंह गौर था। ये हरि सिंह गौर भी अंत तक वो विलय पत्र पर हस्ताक्षर नहीं कर रहे थे और वो कह रहे थे कि हम स्वतंत्र स्थिति बनाए रखेंगे और इसमें जो है नेहरू की भी सहमति थी। तो ऐसी स्थिति में जब जम्मू कश्मीर अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखने पर अडिग था तो उसी बीच जो है पाकिस्तानी सेना कबायलियों के भेष में वो जम्मू कश्मीर में प्रवेश कर गई और वहाँ पर उत्पात काटने लगी। तो अंततः भयातुर हरि सिंह गौर उन्होंने विलय पत्र पर हस्ताक्षर तो किए, किंतु उन्होंने विशेष शर्तें रखी। विशेष शर्तें कि वो जो है उनका विशिष्ट दर्जा बना रहेगा। अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू कश्मीर की विशेष स्थिति रहेगी। यद्यपि 370 अभी 2019 में हटा दिया गया है, अब कोई जम्मू कश्मीर की विशिष्टता नहीं है, लेकिन उस समय जो ये विशिष्टता दी गई उसी को लेकर के भारत और पाकिस्तान के बीच ये विवाद का कारण बना रहा। हमारे जो है रक्षा बजट की बढ़ोतरी का एक बड़ा कारण यही जम्मू कश्मीर रहा, लेकिन फिर भी वो जम्मू कश्मीर भारतीय संघ का हिस्सा बन गया और इस प्रकार राष्ट्र के एकीकरण की प्रक्रिया पूर्ण हो गई। सरदार पटेल को भारत का बिस्मार्क कहा गया। भारत का बिस्मार्क इसलिए कहा गया कि जिस प्रकार जो है पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी का एकीकरण करने में बिस्मार्क की भूमिका अहम थी, उसी प्रकार सरदार पटेल का जो की भूमिका भारत के एकीकरण में थी, अखंड भारत के निर्माण में थी। उन्हें जो है जिस प्रकार इटली के एकीकरण में मैजनी और गैरीबाल्डी की भूमिका है, वैसे ही कुछ सरदार वल्लभ भाई पटेल की भूमिका है।
उन्हें उनके जन्मदिन 31 अक्टूबर को हम जो है नेशनल यूनिटी डे, राष्ट्रीय एकता दिवस हम मनाते हैं। और शायद राष्ट्र के प्रति जो उनका इतना बड़ा योगदान, उसी को ध्यान में रखते हुए और उनके सम्मान में 182 मीटर ऊंची प्रतिमा का निर्माण गुजरात के नर्मदा जिले में किया गया है, जिसे स्टैचू ऑफ यूनिटी कहते हैं। ये स्टैचू ऑफ यूनिटी वर्तमान में दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है और ये प्रतिमा ये दिखाती है कि जो राष्ट्र के प्रति समर्पित रहेगा, राष्ट्र सदैव ऐसे महान सपूतों का सम्मान करता रहेगा। राष्ट्र सदैव जो है ऐसे भारत माता के सपूतों के प्रति कृतज्ञ रहेगा। और इसी क्रम में आप जानते हैं कि वो जो है दिनकर की 2 पंक्तियां हैं कि तेजस्वी सम्मान खोजते नहीं गोत्र बतलाकर, पाते हैं जग में प्रशस्ति अपना कर्तव्य दिखलाकर। तेजस्वी सम्मान खोजते नहीं गोत्र बतलाकर, और पाते हैं जग में प्रशस्ति अपना कर्तव्य दिखलाकर। तो अपने कार्यों के लिए सदैव जो है भारतीयों के दिलों में अजर अमर रहेंगे। सरदार पटेल। भारत माता की जय। जय हिंद, जय भारत।